ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ के एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर एक सेरेमनी थी। बहुत सारे अपने जितने भी हमसाये मुल्क थे सबको बुलाया। हमारे मुल्क से कोई नहीं गया। आपको नहीं लगता कि यही टाइम था वहां पर जाकर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देकर उनको बताते कि भाई ये हालात है, आप हालात बेहतर करने की तरफ जाएं। हम भारत की जीडीपी 2400, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 जीडीपी। आपकी जीडीपी कहां है? 1588 है। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। जब सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और बहुत फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव चल रहे होते हैं, उसमें बड़ा मुश्किल है किसी भी वर्ल्ड लीडर का तीसरी बार इलेक्ट होना। और वो भी जो पिछली दो सरकारें थीं वो बीजेपी की मेजॉरिटी सरकार थी और एनडीए की भी मेजॉरिटी सरकार थी। अभी भी एनडीए की मेजॉरिटी सरकार है जो तीसरी सरकार है। देखिए, एक ऐसा इवेंट जहां पर नेबर्स फर्स्ट दिखाई देता है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। आप एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 ₹83 का है इस वक्त आज की डेट में। 117 बंगाली, जो बंगाली उनका टका है 117 है $1 की। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं। आपका क्या है? 278 है। और IMF आपको कह रहा है कि ये 330 पर लेकर जाना है। आप नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ के एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर एक सेरेमनी थी। इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए। देखिए, एक ऐसा इवेंट जहां पर नेबर्स फर्स्ट दिखाई देता है और नेबर्स को बुलाया जाता है, उनको आगे रखा जाता है और उनके सामने ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि भारत अपने नेबर्स को कितना इम्पोर्टेंट समझता है। इंडिया के लिए उसका हमसाया कितना अहम है। आपको याद है जनरल मुशर्रफ ने किताब लिखी थी पाकिस्तान फर्स्ट, और जनरल मुशर्रफ ने नारा लगाया था पाकिस्तान फर्स्ट। लोगों ने बड़ा पसंद किया था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया भी बहुत आसानी के साथ यह नारा लगा सकता है इंडिया फर्स्ट? बड़ा आसान है ना। यानी वो तो बहुत धड़ल्ले से ही कह सकते हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, इंडिया फर्स्ट जी, बाकी सब जाएं पीछे, जो मर्जी करें, भाड़ में जाएं, इंडिया जो है वो फर्स्ट है और हमने तो अपना। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी इससे कहीं ज्यादा बड़ी स्ट्रेटजी है भारत की। वो ये नहीं कहता कि इंडिया फर्स्ट, वो ये कहता है नेबर्स फर्स्ट, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब वो ये कहेंगे तो वो पूरे ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे, और जब ग्लोबल साउथ को वो लीड करेंगे तो इंडिया ही फर्स्ट रहेगा ना। तो आप जरा उनकी स्ट्रेटजी देखें। किसी भी कंट्री के लिए बहुत कहना आसान है और कह देते हैं कंट्रीज के, हमारी जो है प्रेफरेंस वो तो अपने लिए, हमारा बेनिफिट सबसे आगे, हमारा वो इंटरेस्ट सबसे आगे। लेकिन वो फेल होते हैं, वो उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जैसे कि इस वक्त इंडिया कर पा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि हमारा हमसाया हमें बहुत हमसे करीब है। वैसे तो वो कहा जाता है ना कि जो दोस्त है उसको तो करीब रखें, लेकिन जो दुश्मन है उसको दोस्त से भी ज़्यादा करीब रखें, ताकि आप ये जान सकें कि उसके क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम है। लेकिन खैर, पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता इस सिलसिले में। लेकिन जो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर मोदी साहब की
इमर्जिंग पावर है वो काबिले दीद है। क्या बात है। आपने देखा कि कैसे उन्होंने साउथ एशिया की कंट्रीज़ को अपनी इस सेरेमनी में बुलाया, अपने तमाम तर इख्तलाफात पीछे रख के, साइड पर रख कर। मालदीव्स के लीडर को भी उन्होंने बुलाया, बहुत उनके साथ चलती रही उनकी जो चलते देखा आपने साइड लाइन में जो दोनों की जो है आपस में। हालांकि मालदीव्स का तो कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, लेकिन फिर भी होता रहा। और उसमें उनका ये कहना है कि चाइना जो है वो मालदीव्स में, और सिर्फ मालदीव्स ही नहीं बल्कि वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें भी वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता रहता है। ना सिर्फ रखता है बल्कि मज़ीद उसको गहरा भी करना चाहता है, क्योंकि चाइना की ये कोशिश होती है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी, ग्लोबल साउथ में भी उसकी जो से है वो ज़्यादा हो और उसका इन्फ्लुएंस पड़े। तो इसको बड़े ही कामयाबी से, बड़े ही एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मोदी साहब ने और इंडिया ने इस तरीके से काटा है कि उन्होंने सबको बुला लिया और अपने करीब कर लिया। अपने दुश्मन को भी उन्होंने दोस्त से ज़्यादा करीब रखा। मुइज़्ज़ू को बुलाया उन्होंने, वो चाहते तो वो कहते लो देखिए ना जिस तरह पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया उन्होंने। मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि वो किसी तरीके से इस इवेंट में शामिल होता और ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते। इससे अच्छे मौका पाकिस्तान के पास नहीं था, लेकिन वो गंवा दिया एज़ यूजुअल। हमेशा की तरह ये मौका भी जो है वो मिस हो गया, ये बस भी मिस कर दी गई। गो कि ऐसा लगा नवाज शरीफ की ट्वीट से कि वो ये चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, और जो कुछ उन्हें लिखा कि मिलकर जो है हेट और सबको पीछे रखा जाए, नफ़रत को भूल जाएं, प्यार बढ़ाएं। और इसमें दोनों कंट्रीज़ जो है ना सिर्फ ये कि भारत की 1.5 अरब की आबादी बल्कि पूरे खत्ते की आबादी को साथ लेकर चलें। लेकिन इसके लिए जो अमली कदम था वो नहीं उठाया जा सका। वो क्यों नहीं उठाया जा सका? उस पर किससे इजाज़त लेनी थी, किससे पूछना था, क्या करना था, वो सब आप जानते हैं। लेकिन उसके अंदर स्टेप तो पॉलिटिशियंस को ही लेना पड़ता है ना। जमहूरियत डेमोक्रेसी में तो स्टेप पॉलिटिशियन को ही लेना पड़ता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन इवन देन आपको जो है आप कुछ कर पाएंगे तो कर लेंगे, वरना नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने की फर्स्ट अपीयरेंस हमें नज़र आई मीडिया के सामने, और वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद अब क्योंकि ये टर्म में डॉक्टर जयशंकर ही इस ऑफिस को चलाएंगे, फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस जो है, और एक ऐसी उनकी एक्सपर्टीज़ हमें नज़र आती है कि भाई क्या बात है। उनका जो 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो मुंह से बोलता है कि कैसा ज़बरदस्त डिप्लोमेट है ये बंदा। और आप देखेंगे कि डॉक्टर जयशंकर की ये स्ट्रेटजीज़ असल में जो मोदी साहब की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ हैं वही आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और इस टर्म में जिसमें कि मैं देख रही थी एपी से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा था कि अब जबकि कैबिनेट सामने आ गई है तो ये दिखाई देता है कि मोदी प्रिवेल्स।